आज हम लोग बांग्लादेश क्राइसिस देखेंगे। ये आपको जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है वहाँ पूछा जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि बांग्लादेश क्राइसिस इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए करंट अफेयर्स में, एंड दैट टू इन 38 मार्क्स। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी टॉपिक हम बताएंगे, जो भी पॉइंट्स बताएंगे, आप पॉइंट को बस समझ लीजिएगा। तो आप अपना खुद का लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा और बहुत आसान है समझना। और हो सके तो रनिंग नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ। जैसे जो भी मैं बोलूँगा ना, देखिए रनिंग नोट्स अपना सिर्फ पॉइंटर लिखते चलिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। देखिए, अब करंट का लिखने का दो तरीका होता है। अगर करंट अफेयर से मान लीजिए कि आप आंसर लिख रहे हैं मेंस में, तो मतलब तरीका तो बहुत होता है, बट दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। एक तो सबसे पहले कि जो करंट अफेयर्स पूछा गया, ये बांग्लादेश क्राइसिस मान लीजिए आपसे पूछा गया, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। ठीक, एक तो ये, और नहीं तो दूसरा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन बता दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्रीफली एक, मतलब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पूरा नहीं देखेंगे, बस ब्रीफ में थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को जो जयशंकर जी है ना, वो बोलते हैं कि फैटर्नल फ्रेंडशिप इसको बोलते हैं। ठीक, जो हमारे जयशंकर जी हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो अब इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप क्या है, एक फैटर्नल फ्रेंडशिप की तरह है। ये डिस्क्राइब करते हैं जयशंकर प्रसाद, सॉरी स्वामी जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो आप या तो इसको लिख सकते हैं, ठीक, कि जो करेंट रिलेशन है फैटर्नल रिलेशन, नहीं तो फिर आप लिख सकते हैं कि जो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया कि जो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली शेख हसीना डिफरेंट कारण से, जैसे कि बांग्लादेश क्राइसिस 2024 रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल टर्मोइल। मतलब वहाँ पे बहुत सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ कंट्री में, जिससे कि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, जिससे कि इनस्टेबिलिटी आया और फिर रेजिम चेंज हुआ। ठीक, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जब इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए तो इंट्रोडक्शन देने बाद आप कुछ नहीं करना है, छोटा सा आपको ये मैप बनाना है, ये वाला मैप साइड में, जैसे मैंने बनाया है मैप, आप ऐसे ही मैप बनाइएगा एक छोटा सा। उसके साथ साथ आप ये लिख दीजिएगा कि अब इंडिया बांग्लादेश शेयर क्या करता है, तो लॉन्ग हिस्ट्री शेयर करता है, बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, लैंग्वेज हम लोग शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, शेयर आइडेंटिटी। तो इंडिया बांग्लादेश क्या है ना, इतना चीज़ शेयर करता है। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ये जो शेयर है ना, ये आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक, ये शेयर यहाँ मत लीजिए। अगर बांग्लादेश का क्राइसिस पूछे तो आप शेयर मत लीजिए, शेयर आप बाद में लिखिएगा। लेकिन हाँ, आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ये मैप तो मतलब बनाना ही बनाना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कारण हुआ जिससे कि बांग्लादेश में क्राइसिस आया। वीडियो शॉर्ट रखेंगे क्योंकि मेंस है, तो मेंस में 10-10 मिनट, 12-12 मिनट का वीडियो से आपका अगर मेंस का हर टॉपिक रिवीजन हो जा रहा है, एंड दैट टू करंट अफेयर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट था। हुआ क्या कि जैसे जो शेख हसीना थी ना, अभी उसका इलेक्शन हुआ था कुछ पिछले साल, तो वो क्या की थी कि जितने अपोजिशन का लीडर था सबको पकड़ के जेल में डाल दी थी और उसके बाद वो इलेक्शन करवाई थी। तो ये कोई तरीका तो हुआ नहीं इलेक्शन करवाने का। कि अभी मान लीजिए कि एक हम सिनेरियो बताते हैं कि मान लीजिए कि मोदी जी इलेक्शन करवा रहे हैं और सब लीडर को डाल दिया जेल में और खुद अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो कोई तरीका है नहीं। तो वो शेख हसीना की थी। ठीक, मोदी जी नहीं किए हैं, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ समझाने के लिए। मीडिया सेंसरशिप, अब क्या था कि मीडिया पे हाई सेंसरशिप था। जो मीडिया गवर्नमेंट के साइड में बोलती थी उसका ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रही है उसको हैवली सेंसरशिप है, उसे फाइन करना, जेल करना, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर है। हुआ क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था। अभी कोविड-19 के बाद से आपको पता है कि हर जगह स्लो डाउन था। उस कारण से जो वहाँ का टेक्सटाइल सेक्टर है, बांग्लादेश में मेनली टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि उसका इकोनॉमी का बैकबोन है, अब वहाँ पर स्लो डाउन आ गया था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रहा था। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसे करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है यूथ को, क्योंकि जो यूथ होता है ना वो फिर बेरोजगार हो जाता है। तो इस कारण से क्या हुआ ना कि इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, डिफरेंट जगह प्रोटेस्ट हो रहा था छोटा छोटा। कोविड-19 का इम्पैक्ट तो अभी हम लोग ने देखा ही। जो फॉरेन रिजर्व था वो बांग्लादेश का घट रहा था, बहुत तेज़ी से डिप्रिशिएट कर रहा था, मतलब 40% डिप्रिशिएट कर चुका था। जो बांग्लादेश का करेंसी था वो डिप्रिशिएट बहुत तेज़ी से कर रहा था, जिससे कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी वहाँ आ रहा था, जिससे कि लोगों में डिससेटिस्फैक्शन था। ह्यूमन राइट्स, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा था। मतलब लोगों को क्या था कि किसी को मरवा दिया जाता था स्टेट के द्वारा, या फिर किसी को अगवा करवा लिया गया, गायब करवा दिया गया, तो ये सब बहुत बढ़ रहा था। तो ये सब रीजन था। लेकिन आप जैसे पढ़ते हैं ना कि 1850 जो हर रिवॉल्ट का ना एक इमीडिएट काउज भी होता है,
इमीडिएट कॉज क्या है, जैसे कि आपने 1857 का जो रिवॉल्ट में पढ़ा था ना कि इमीडिएट कॉज था जो इनफील्ड राइफल वाला कॉज था, मंगल पांडे वाला। तो उसी तरीके से इसमें जो बांग्ला का क्राइसिस का था उसका जो इमीडिएट कॉज था वो ये था कि जो फ्रीडम फाइटर थे ना वहाँ फ्रीडम फाइटर या फिर जो उसके बेटे हो गए पोते, उन लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 30% रिजर्वेशन था। अब बांग्लादेश जैसा छोटा कंट्री जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें से गवर्नमेंट जॉब में अगर 30% रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर सेक्शन को दे दिया जाए तो, और वो भी इस सेक्शन फ्रीडम फाइटर कितने का बहुत कम होगा, इंडिया में भी देखिए अब तो बचे नहीं है, तो उसी तरीके से बांग्लादेश में भी बहुत कम था। तो वो डिमांड था कि 30% को हटा करके कम किया जाए, तो ये डिमांड था। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन जब शेख हसीना नहीं हटाई तो फिर आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट कितना वाइड स्प्रेड हो गया। ठीक, तो अभी इंडिया का स्टैंड क्या था, मतलब अभी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था तो इंडिया क्या कर रहा था, हम मेरा भी तो कोई स्टैंड होगा, इंडिया का भी तो कोई स्टैंड होगा। तो इंडिया का स्टैंड क्या था कि जो बांग्लादेश से प्रोटेस्ट चलता है ना, बांग्लादेश से इंटरनल मैटर है और इंटरनल मैटर में इंडिया इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक, उसी तरीके से जो इंडिया है ना वो मतलब शेख हसीना के जो रेजिम है उसका नेचुरल सपोर्टर था, क्योंकि शेख हसीना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिया की तरफ उनका टिल्ट रहता था। ठीक, तो इस कारण से भी इंडिया शेख हसीना का थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में था। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो टॉलरेबल लिमिट में था वो चीज़। ठीक, जिसके कारण से वेस्ट बहुत क्रिटिसाइज करता था इंडिया को। अब देखिए बांग्लादेश क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट क्या है। बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ तो कुछ तो इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। तो अब हम लोग इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक तो ट्रस्टेड एलाई खत्म हो गया। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोहम्मद यूनुस है वो पता नहीं क्या क्या फालतू बात कर रहा है कि अभी चाइना जा रहा है, चाइना में कह रहा है कि अभी नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर है वो लैंडलॉक्ड है, तो उसका जो सी रूट है उसका एकमात्र एक्सेस बांग्लादेश से है, तो इसलिए चाइना को आना चाहिए इन्वेस्ट करना। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। नॉर्थ ईस्ट वो लैंडलॉक है ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है और इंडिया तो लैंडलॉक है ही नहीं। ठीक है, हम लोग उधर से चिकन नेक कॉरिडोर से निकलते हैं, लेकिन स्टिल किसी रीजन को लेकर के ऐसे कमेंट करना ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी हुआ इसका। ठीक, डिप्लोमेटिक चैलेंज है अभी, क्योंकि अभी शेख हसीना क्या था कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया कर रहा था, अब वो पावर में नहीं है, तो अब उसको कैसे और अपोजिशन ग्रुप था उससे हम लोग इंगेज कर नहीं रहे थे, उससे हम लोग की बातचीत थी नहीं, तो अब कैसे इसको नेविगेट किया जाएगा वो एक इशू है। बायलैटरल ट्रेड, अभी जो इंडिया है ना बांग्लादेश का मतलब कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। ठीक, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। 30 बिलियन अभी हम लोग का बांग्लादेश के साथ ट्रेड रीच किया है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि उसको कैसे कंटिन्यू रखा जाए, नहीं तो फिर डिस्ट्रप्शन होगा। डिफरेंट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश में बनाए, जैसे क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए रेलवे चल रहा है, मतलब कि ये सब काम चल रहा है, जैसे कि मोंगला पोर्ट हो गया। अभी हाल में अगरतला अराकुना रेल लिंक है जो अगरतला जो त्रिपुरा में है और बांग्लादेश को जोड़ेगा। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम है कि अब ये सब में डिले होगा, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है उसको हैम्पर करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिफ्यूजी क्राइसिस, आपको पता है कि 1971 में जब क्राइसिस आया था तो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, तो उसी तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ बांग्लादेश में से हिंदूज़ है तो उसमें अटैक हो रहा है, अननेसेसरी का टेम्पल तोड़ा जा रहा है। तो ये ग्रॉस वायलेशन एक प्रॉब्लम है और ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है ये। ठीक, रिफ्यूजी क्राइसिस होगा। यही कारण से इंडिया जो था CAA लेके आया था, जिससे कि जो माइनॉरिटीज़ है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको अगर वो इंडिया आए हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाए, क्योंकि वहाँ जीना मुश्किल है, मतलब नहीं जी सकते। इंडिया है सेकुलर कंट्री, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान सेकुलर नहीं है, वो सब चाइना के टट्टे हैं। तो ये कर सकते हैं। जो भी आउटलेट है नॉर्थ ईस्ट में, टेररिस्ट आउटलेट है, वो अब फिर से क्या हुआ है कि एक्टिव हो गया, एंगेज कर रहा है बांग्लादेश के साथ। इसमें कहीं ना कहीं बॉर्डर इशू का ही प्रॉब्लम आता है कि बॉर्डर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगा, क्योंकि इंडिया हमारा जो बांग्लादेश के साथ है लार्जेस्ट बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो अभी जब टर्मोइल आएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस आएगा, तो बॉर्डर मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम आएगा। अभी इंडिया का एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट में उसमें भी, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस बांग्लादेश में आएगा तो डायरेक्टली इंडिया, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट इंडिया पे ही पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है इंडिया से और एक साइड में उसका सी खुलता है। ठीक, वो दिक्कत है। अभी ऐसा चाइना का इन्फ्लुएंस अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी शेख जो वो BRI है वो ज्वाइन किया है बांग्लादेश पहले ज्वाइन किया था। उसके साथ साथ क्या है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो अभी चाइना गया है, वहाँ जाके बहुत तेज़ी से इंगेज कर रहा है। पाकिस्तान एक्टिव हो गया है वहाँ बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान लेड आउटफिट था। ठीक,
तो ये सब क्या है ना कि ये सब इम्पैक्ट है, ये सब चैलेंजेस है। लेकिन अब ठीक है, वो चैलेंज है तो इंडिया का अप्रोच क्या है, हम लोग क्या अप्रोच ले रहे हैं कि ये सब चैलेंज को मिटिगेट करें। तो हमारा जो अप्रोच है ना वो ये है कि हम लोग माइनॉरिटी राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करने का बात कर रहे हैं, ठीक, कि माइनॉरिटी राइट्स वहाँ प्रोटेक्ट हो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक चैनल से मतलब जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी जैसे कि मान लीजिए अब मोहम्मद यूनिस है, ठीक, यूनुस है, तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नहीं है बट ये इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो हम लोग अब इनके साथ इंगेज कर रहे हैं, पीस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी मेजर है हम लोग वो लेना चाहिए कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ से कोई टेररिस्ट आउटफिट फिर से एक्टिव ना हो जाए। इसके साथ साथ हम लोग को जियो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना चाहिए बांग्लादेश पे कि ये सब जो एक्शन है बांग्लादेश में से माइनॉरिटीज़ का डेथ हो रहा है, किलिंग हो रहा है, या फिर पाकिस्तान और चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है वहाँ, तो उसको लेकर के हम लोग डिफरेंट जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं उसके साथ इंगेज करना चाहिए। उसके बाद हम लोग 5S अप्रोच अपनाना चाहिए। 5S अप्रोच में क्या है ना, इस 5 में एक शांति है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शांति है, उसके बाद समृद्धि है, फिर क्या है, सहयोग है, फिर क्या है, संवाद है, और फिर क्या है, सम्मान है। तो मतलब सम्मान मतलब क्या, सम्मान मतलब जो हम लोग का जो उसका इंटरनल मैटर हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो हमारे में नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे। शांति मतलब जो भी डायलॉग होगा वो पीसफुली रिजॉल्व होगा। उसके बाद क्या है, उसका सहयोग है, सहयोग का मतलब हम लोग कोऑपरेट करेंगे, और सहयोग कोऑपरेट करेंगे तभी तो समृद्धि आएगा। तो ये चीज़ हम लोग इस अप्रोच पे चल सकते हैं कि 5S के अप्रोच पे हम लोग चल सकते हैं। अब इसको कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड कैसे करेंगे, तो इंडिया एज अ वाइब्रेंट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। अब इंडिया में क्या है, हम लोग डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो हम लोग को डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए अपने नेबरहुड में। इंडिया एक्टिवली सपोर्ट करेगा नेबरहुड में, ठीक। और इंडिया जो है अपना जो स्ट्रेटजिक पैसेंस है, हम लोग मतलब धैर्य रखेंगे, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ भी हरी में एक्शन नहीं लेंगे कि ठीक है अभी शेख हसीना हट गई अब हम लोग उसको उस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक। और हम लोग लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है ना कि बांग्लादेश में कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन बांग्लादेश के लिए का फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा इंडिया ही रहेगा, क्योंकि वो हम लोग लार्जेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है, वो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है इंडिया से, और एक तरफ सी खुलता है उसका, ठीक। तो वो चीज़ है, और हम लोग कोशिश करें कि जितना भी कॉमर्स हम लोग का हो डेवलप हो, कॉमर्स डेवलप हो, मतलब ट्रेड डेवलप हो, पीपुल टू पीपुल हम लोग जो कल्चर है उसका बढ़ावा, जैसे वो लोग बंगाली बोलता है, हमारा भी वेस्ट बंगाल है जहाँ से बंगाली बोला जाता है, तो हम लोग उस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज करेंगे जिससे कि जब लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो उससे वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक। तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो जब आप इंडिया का जब ये अप्रोच लिखेंगे ना, ठीक, तो ये अप्रोच लिखने से पहले आप ये भी डाल सकते हैं जो हम लोगों ने भी बात किया था, ये भी डाल सकते हैं कि क्या क्या हम लोग शेयर, चैलेंजेस तो है, ठीक, लेकिन हम लोग क्या क्या शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ को शेयर करते हैं, तो जब हम लोग इतना चीज़ को शेयर करते हैं तो फिर हम लोग क्या अप्रोच ले, तो हम लोग को जो अप्रोच हम लोगों ने बताया वो अप्रोच लेना चाहिए। बाकी बांग्लादेश और भारत का मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग एक तो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक, कि इंडिया का सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि स्ट्रैटेजिकली नॉर्थ ईस्ट में का कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल कॉपरेशन कैसे बिम्स्टेक सार्क हो गया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में। अभी बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, ठीक, कहीं 13 कहीं 19 देता है, आप मान के चलिए 19, ठीक। और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश में, वहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑयल एंड गैस रिसोर्स मिला है जिससे कि फिर इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। तो आप ये सब सिग्निफिकेंस भी आप लिख सकते हैं अगर 38 मार्क्स में आपसे पूछा जाए तो, लेकिन आपको सिग्निफिकेंस पहले लिखना है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस लिखना है, फिर चैलेंजेस लिखना है, फिर जो मैंने 5S बताया, और फिर आपको वो वे फॉरवर्ड में आपको अप्रोच बताना है कि क्या अप्रोच इंडिया लेगा, फिर कंक्लूड कर देना। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का, अगर पूछे इस पर तो। बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपका फिर से छूट रहा है तो मैं फिर से वही कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या टॉपिक हम कवर कर दें, करेंट अफेयर्स का या फिर कोई भी स्टैटिक का भी आप बोल सकते हैं। हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का और मैक्सिमम 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में आप अगर देखते हैं इस वीडियो को तो मतलब ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अदरवाइज लंबा लंबा नहीं देखना है, अभी रिवीजन में फोकस करना है। और हाँ, आप रिवीजन में फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन में फोकस कर सकते हैं रिवीजन में फोकस कीजिए और ऐसे लिखिए।
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना करना है। इतना कीजिएगा तो मेंस आपका इजीली हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।